अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पीपीएससी का 5वां लेक्चर लेकर मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में। तो यानी कि आज हम स्टडी करेंगे मोशन के बारे में। तो सबसे पहले आप जानते हैं मोशन डिफरेंट टाइप्स की होती है। हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी करते हैं, हम 2 एक्सेस में भी मोशन करते हैं, हम 3 एक्सेस में भी मोशन करते हैं। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मोशन इन वन डायमेंशनल होगा, क्योंकि 11th का जो सिलेबस होता है उसमें हम मोशन इन वन डायमेंशनल ही स्टडी करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन वन डायमेंशनल। तो मोशन इन वन डायमेंशनल के 3 नाम हैं। इसको हम लीनियर मोशन भी हम कह सकते हैं और इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर तीनों में से मैं बोलूँ कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है या मोशन इन वन डायमेंशन, तीनों एक ही दूसरे के सिनोनिम्स है, तीनों सेम नाम है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ बॉडी ओनली। इसमें हम क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो मोशन होती है वो बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ होती है, उसमें सीधी सीधी मोशन नहीं होती। तो इसमें मोशन को हमने मजीद वो सिंप्लीफाई करने के लिए, उसकी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, मोशन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले हम सिर्फ वो पढ़ते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है, हम इसमें ये नहीं पढ़ते कि बॉडी को कौन मूव करवा रहा है। हम जस्ट ये पढ़ते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, तो जब बॉडी मूव करती है तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, क्या उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फिनोमिनल्स होते हैं, हम सिर्फ उसको स्टडी करते हैं। जो फिर दूसरी ब्रांच है कि बॉडी को कौन मूव करवा रहा है, वो हम किसमें पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी की मोशन को स्टडी करेंगे। इसमें बॉडी का काज वो हमें वो स्टडी इसमें हम नहीं करेंगे। हेयर वी विल नॉट स्टडी द फैक्टर्स और कॉजेज डैट विच मूव द बॉडी। यहाँ पर हम बॉडी के वो काजेज को हम स्टडी नहीं करेंगे जो बॉडी को मूव करवाता है। और आप जानते हैं कि जो काज होता है मूव करवाने वाला, वो फिजिक्स में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स होती है जो बॉडी को मूव करवाती है। अगर आप फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, अगर वो फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती। तो इट मीन्स हम काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस फोर्स की अगर आपने स्टडी करनी तो फिर आपको डायनामिक्स का इंतजार करना पड़ेगा। हैंस इन काइनेमेटिक्स वी डू नॉट स्टडी अबाउट फोर्स, वी ओनली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस। तो बॉडी का हम स्पीड वेलोसिटी, वो स्पीड डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि जब बॉडी मूव करती है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसकी क्या स्पीड थी, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट था, उसकी क्या वेलोसिटी थी, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना जर्क प्रोड्यूस हुआ। ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं डायनामिक्स में, ये सॉरी काइनेमेटिक्स में हम इस सारी चीज़ को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर फोर्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, के मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं। अब जो लफ्ज़ है ना ट्रांसलेटरी से, जो वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ट्रांसलेटरी का मोशन समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सीधी मोशन होती है। तो ट्रांसलेटरी का मोशन लोग क्या समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीधी मोशन। हालांकि ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब सीधी मोशन बिल्कुल नहीं है, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो जब हम स्टडी करते हैं फिर आपको आइडिया हो जाएगा। अ बॉडी कैन मूव बाई द स्ट्रेट लाइन और कर्वी लीनियर पाथ इन ट्रांसलेशन मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मूव करती है और कर्व पाथ में भी मूव कर सकती है। यह नहीं है कि बॉडी सिर्फ उसे स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, बल्कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है और कर्व पाथ में भी मूव कर सकती है। तो सबसे पहले है रेक्टिलिनियर मोशन। द ट्रांसलेशन मोशन आ रहा ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर बॉडी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी सिर्फ ऐसे मूव करती है या ज़मीन पर मूव करती है ऐसे, या स्ट्रेट हवा में मूव करती है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। और इसका दूसरा नाम होता है वन डायमेंशनल मोशन और लीनियर मोशन। इसके भी 3 नाम है, रेक्टिलिनियर मोशन, वन डायमेंशनल मोशन और लीनियर मोशन। इन तीनों को ये तीनों के मोशन कब होते हैं, जब बॉडी ज़मीन पर स्ट्रेट लाइन मूव करे या हवा में, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन। आगे इसकी एग्जांपल है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। फिर नेक्स्ट है कर्वी लीनियर मोशन। आपको नाम से पता चल रहा है कर्व, कर्व का मतलब क्या होता है, सर्कल, कि यहाँ पर बॉडी किस में मूव करती है, सर्कल में मूव करती है।
द ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ कर्वीलिनियर पाथ, अ कर्व्ड पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। यानी कि अब देखिए बॉडी में एक बंदा है, वो क्या करता है, वो सर्कल में वो मूव कर रहा है, तो पाथ उसका अब क्या सर्कल में है, तो इसके लिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। बॉडी जो खुद मूव कर रही है वो खुद नहीं घूम रही, वो जस्ट कर्व पाथ में मूव कर रही है, इसलिए इसको हम ट्रांसलेटिव मोशन में ही इस कैटेगरी में ये फॉल करती है। अगर बॉडी खुद मूव करती फिर वो ट्रांसलेटिव मोशन में नहीं था ना, फिर वो रोटेटरी मोशन में आना था। क्योंकि यहाँ पर बॉडी खुद मूव नहीं करती बल्कि जस्ट जो कर्व पाथ है उसमें मूव करती है, इसलिए ट्रांसलेटिव मोशन में ये फॉल करती है। द ट्रांसलेटिव मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ कर्वीलिनियर पाथ, अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन। इट इज आल्सो कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इसके भी दो नाम हो गए, या कर्वीलिनियर मोशन हो गया या इसका सर्कुलर मोशन इसका नाम हो गया। इसकी एग्जांपल है द ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, पाथ इज इन अ प्लेन। अगर वो प्लेन में, आप जैसे कि आप जानते हैं कि प्लेन हम किसको कहते हैं। अब देखिए जो प्लेन होता है वो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा व्हाइट बोर्ड, इसको आप समझ लें। अब व्हाइट बोर्ड हमारा क्या प्लेन है, क्योंकि एक्स एक्सेस में भी लाई करता है और वाई एक्सेस दोनों में लाई करता है। तो जो दो एक्सेस में लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। इसकी इस पार्ट को हम कहते हैं एक्स एक्सेस और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वाई एक्सेस। अब देखें ये टू डायमेंशन में क्या होता है, वाई एक्सेस होता है और एक्स एक्सेस होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेन। तो प्लेन के दो एक्सेस होती हैं, इससे हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस होते हैं इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं, और जो वर्टिकल एक्सेस होते हैं इसको हम वाई एक्सेस कहते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब हम 3D हम बात करते हैं तो हम अपनी मर्जी से एक्स वाई जी वो हम नाम दे लेते हैं, लेकिन जो टू डायमेंशनल मोशन टू डी एक्सेस होता है तो ये जो एक्सेस है इसको हम वाई एक्सेस नहीं बोल सकते और इस एक्सेस को हम एक्स एक्सेस नहीं बोल सकते। जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होगा वो हमेशा एक्स एक्सेस होगा और जो वर्टिकल एक्सेस होगा वो हमेशा वाई एक्सेस होगा। अगर 3D की बात करें, अब देखें ये जो 3D एक्सेस है इसमें मैंने इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, इसको z नाम दे दिया। आप इसको y भी दे सकती है, इसको x भी दे सकते हैं। सिमिलर आप इसको y भी कह सकती है, z भी कह सकती है, इसी तरह इसको आप x भी कह सकते हैं, z भी कह सकते हो। यानी जो 3D एक्सेस होते हैं उसमें जो एक्सेस के नाम होती हैं वो हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वहाँ पर कोई फिक्स नेम नहीं होते। लेकिन जो 2D होते हैं इसमें फिक्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होगा वो हमेशा x एक्सेस होगा, जो वर्टिकल होगा वो हमेशा वाई एक्सेस होगा। तो कर्वीलिनियर मोशन की पहली एग्जांपल क्या होगी, टू डायमेंशनल मोशन। इसमें जो प्रोजेक्टाइल है वो क्या करता है, वो मूव करता है। इफ द ट्रेजेक्टरी पाथ इज इन अ प्लेन, फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड इज अ प्लेन विच इज इन एक्स एक्सेस एज वेल एज वाई एक्सेस, द मोशन इज नाउन एज टू डायमेंशनल मोशन। तो ये कर्वीलिनियर के मोशन एग्जाम्पल होगी। अब देखिए कर्वीलिनियर मोशन में वन डायमेंशनल नहीं आएगा, वन डायमेंशनल आएगा रेक्टिलिनियर मोशन में। तो टू डायमेंशनल मोशन किस में आएगा, कर्वीलिनियर मोशन में। तो ये सारी अब अभी तक मोशन को स्टडी करें, ट्रांसलेटिव मोशन को। अब बॉल थ्रोन एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो अगर हम कोई बॉल जो वो थ्रोन करती हैं ज़मीन पर, अगर हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो क्या करता है, वो कर्वीलिनियर ट्रेजेक्ट्री या पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहती हैं। तो यानी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जाम्पल है वो भी क्या है, एग्जाम्पल है वो भी कर्वीलिनियर मोशन की एग्जाम्पल है। इसको हम दूसरा नाम है टू डायमेंशनल मोशन है। अब इसमें देखा अगर हम ज़मीन से फेंकते हैं तब ये बॉडी क्या करती है, इस पाथ में मूव करती है। अब इस पाथ को हम क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर पाथ भी हम कह सकती हैं, पैराबोलिक पाथ भी कह सकती हैं और प्रोजेक्टाइल पाथ भी हम कह सकती हैं। तो इसके तीन नाम है, कर्वीलिनियर ट्रेजेक्ट्री, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री या प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। तो अगर हम किसी हाइट से फेंके तब भी बॉडी क्या करती है, इसी तरह इस पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर ये सारी एग्जाम्पल किसकी है, कर्वीलिनियर मोशन की है, जिसको हम टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं या सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। फिर जो इंसेक्ट है वो क्रॉलिंग ऑन द वॉल, वो दीवार पर वो क्रॉल कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी भी एग्जांपल क्या होगी, कर्वीलिनियर मोशन होगी या टू डायमेंशनल मोशन होगी। फिर इफ द पाथ इज नॉट इन अ प्लेन, अब अगर प्लेन ना होता, अगर हम स्पेस में चले जाएं एंड रिक्वायर्स रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस में आप जानते हैं वो 3D होता है, उसमें 3 एक्सेस होते हैं, या वॉल्यूम में मूव करे कि एक क्यूब है कि जो उस जब में वो मूव करे, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है ये कर्वीलिनियर मोशन की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बॉडी का सर्कुलर पाथ में मूव करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो बॉडी अगर 2 एक्सेस में मूव कर रही है तब भी वो कर्वीलिनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर बॉडी 3D में मूव कर रही है तब भी वो कर्वीलिनियर मोशन में वो फॉल करती है। एन इंसेक्ट फ्लाइंग रैंडमली, एक जो कीड़ा है वो जो फ्लाई करता है
रूम में, तो वो भी एग्जांपल किसकी है, 3 डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल, क्योंकि वो स्पेस में वो फ्लाई कर रहा है, तो स्पेस में 3 एक्सेस होते हैं, तो वो भी किसकी एग्जांपल है, वो भी कर्विलिनियर मोशन की एग्जांपल है। या अब नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम। द रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम अदर बॉडी। तो आप जानते हैं फिजिक्स में जो मोशन होती है वो क्या होती है, रिलेटिव होती है। फिजिक्स में मोशन क्या होती है, रिलेटिव होती है। अब अगर एक चीज मूव कर रही है, वो जरूरी नहीं है कि वो आपके हिसाब से मूव करेगी, दूसरे हिसाब से वो मूव कर रही है, दूसरे हिसाब से वो रेस्ट में भी हो सकती है। ऐसे फेमस एग्जांपल है, एक बॉडी बस में आप मूव कर रहे हो, तो बस में जो आप एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में होते हैं, लेकिन बाहर के वाले जो ऑब्जर्वर होता है उसके लिहाज से क्या कर रहे होते हैं, आप मूव कर रहे होती हो। तो यानी कि मोशन को स्टडी करने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम की ज़रूरत पड़ती है। रेफरेंस फ्रेम के बारे में हमने के बगैर हम नहीं बता सकते कि बॉडी मूव कर रही है या रेस्ट में है। तो जब भी आपने मोशन को स्टडी करना है तो रेफरेंस फ्रेम लाजमी होना चाहिए। रेफरेंस फ्रेम के बगैर आप मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। दे फॉर अ मोशन टू बी ऑब्जर्व देयर मस्ट बी अ बॉडी, एक बॉडी का होना जरूरी है मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, विच इज चेंजिंग इट्स मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर बॉडी, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि मोशन नाम किसका, चेंज इन पोजीशन। वो किसी के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन को चेंज करे। और एक ये चीज़ होनी चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एंड अ पर्सन हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन। तो मोशन के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक वो जो चीज़ मूव कर रही है और दूसरी वो चीज़ जो उसको देख रही है। तो द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। द ऑब्जर्वर फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन मस्ट हैव इट्स ओन क्लॉक टू मेजर टाइम। अब जो ऑब्जर्वर है, ज़ाहिर उसने मोशन को स्टडी करना है, तो स्टडी कैसे कर सकते, जब उसके पास टाइम होना चाहिए। अगर उसके पास टाइम नहीं होगा तो वो फिर मोशन को स्टडी, वो देख तो लेगा मोशन को कि मोशन कर रही है, लेकिन वो मोशन को स्टडी नहीं कर पाएगा। मोशन को स्टडी करने के लिए दो चीज़ों को होना जरूरी होता है, टाइम और डिस्टेंस। तभी वो दे सकते हैं, वो बता सकते हैं कि बॉडी फास्ट मूव कर रही है, स्लो मूव कर रही है, बॉडी की मोशन कैसी है। अगर बॉडी डिस्टेंस कम ट्रेवल हो, इट मीन्स बॉडी जो है वो स्लो मूव कर रही है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा कवर हो रहा है, कम टाइम, इसका मतलब बॉडी क्या कर रही है, तेज़ मूव कर रही है। तो यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑब्जर्वर उसके पास अपना क्लॉक होना चाहिए और उसके पास क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस होनी चाहिए, जिस पर बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही हो। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस से वो क्या करेगा, वो डिस्टेंस को मेजर करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उसके मदद से फिर वो क्या कर लेगा, वो फिर अपनी वो सारी मोशन को अच्छी तरह से वो स्टडी कर लेगा कि किस तरह की बॉडी ने वो मूव की है। तो दीज टू थिंग्स कौन कौन सी, क्लॉक और कोऑर्डिनेट एक्सेस, इसको कलेक्टिवली नाउन, इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। तो यानी कि क्लॉक, कोऑर्डिनेट एक्सेस और ऑब्जर्वर, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, रेफरेंस फ्रेम बनाती हैं। और रेफरेंस फ्रेम के बारे बगैर आप मोशन को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोशन है वो हमेशा रिलेटिव होती है। In this way, motion of moving body is expressed in terms of its position coordinate changing with time। के पोजीशन कोऑर्डिनेट का मतलब है कि वो पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, तो और टाइम के रिस्पेक्ट से। तो ये हम सारी स्टडी करती हैं रेफरेंस फ्रेम के अंदर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको समझने चाहिए फॉर पीपीएससी एग्जाम के लिए। पहला है, द डिस्टेंस इज कॉल्ड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, इट इज इक्वल टू अ ग्रेटर देन टू डिस्प्लेसमेंट। अब फॉर एग्जांपल आप घर पे और आपने स्कूल जाना है, तो 3 रास्ते हैं स्कूल जाने के। ये हमारे पास पाथ 1 है, ये हमारे जो पास स्ट्रेट पाथ है, इसको पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। तो द डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ, जो टोटल लेंथ होती है, ऐसे चाहे जो पाथ 1 की जो टोटल लेंथ है, ये भी हमारा डिस्टेंस है। जो पाथ 2 की टोटल लेंथ है वो भी हमारा डिस्टेंस है। जो पाथ 3 है इसकी भी टोटल लेंथ है, ये भी क्या होगी, डिस्टेंस होगी। इट इज इक्वल टू आ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, या डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट के वो ग्रेटर देन हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन आपकी क्या है, घर, और फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, स्कूल। तो आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये वाला जो पाथ 1 है ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़रा मूव करना पड़ता है। पाथ 3 है, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ता है, ज़रा मूव करना पड़ता है। तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। अब ये सारे ये जो पाथ 1 और जो पाथ 3 ये क्या है, कर्व पाथ है। और ये सिर्फ पाथ 2 है, ये क्या स्ट्रेट पाथ है।
और जो स्ट्रेट पाथ होता है वो हमेशा कर्व पाथ से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, द डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यों कहती हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेट पाथ होता है वो हमेशा कर्व पाथ से क्या होता है, हमेशा छोटा रहेगा। तो पार्ट 2 से आप जल्दी स्कूल पहुंच जाएंगे। अगर आप पाथ 1 से जाओगे तो लेट पहुंचेगे, और पाथ 3 से जाओगे तब भी आप देर से पहुंचेंगे। अगर आप पाथ वो 2 को फॉलो करें तो आप स्कूल क्या करेंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। कि अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और मैंने बता दिया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, कभी भी कर्व पाथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता। इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इसलिए हमेशा क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमारे पास डिस्टेंस मौजूद था तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि फिजिक्स में है, कोई भी चीज़ हमें नहीं स्टडी करते, उसका कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने का ये रीज़न है कि क्योंकि जब भी आपसे कोई लोकेशन पूछता है तो आप ये कहती हैं कि यहाँ से लेकर मैं यहाँ पे हूँ, तुम वहाँ पे आ जाओ। ये नहीं बोलते कि तुम जी अपने घर से फॉर एग्जाम्पल चले तो आप पूछते हो कि आप स्कूल में हो, तो आप बोलोगे मैं घर से सीधा स्कूल आ जाओ। तो आप ये नहीं बोलोगे कि जी घर से पहले लेफ्ट मोड़ो, फिर राइट मोड़ो, फिर आगे वो दूध वाली दुकान आएगी, फिर वो दही वाली दुकान आएगी, फिर मिठाई वाली दुकान आएगी, फिर आप इस तरह होते होते फिर आप स्कूल आओ। आप ऐसा नहीं बताते, आप ये बताते हो कि यार मैं घर से स्कूल आया। तो यानी कि यहाँ पर दो चीज़ों का जिक्र है, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन का जिक्र होता है और फाइनल पोजीशन का जिक्र होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जब भी हम कोई लोकेशन वगैरह की बात करते हैं तो हम एक इनिशियल रेफरेंस देते हैं कि यार मैं घर से स्कूल आया। हम ये नहीं कहते कि मैं पहले लेफ्ट मोड़ा, फिर राइट मोड़ा, फिर मैं स्ट्रेट मोड़ा, फिर लेफ्ट मोड़ा। हम ये नहीं कहते, बल्कि हम ये कहते हैं यार मैं घर से स्कूल आया। तो घर क्या हमारी इनिशियल पोजीशन होगी और फाइनल पोजीशन क्या हमारी होगी, स्कूल होगी। तो चूंकि हमारी डेली लाइफ में हम अपनी जो डायरेक्शन है वो इनिशियल पोजीशन से बताते हैं, हमें वो ये नहीं बताते, मल्टीपल डायरेक्शंस हम नहीं बताते। इसलिए जब जिसमें टू डायरेक्शंस इन्वॉल्व उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जिसमें मल्टीपल डायरेक्शंस इन्वॉल्व उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। अब जो पाथ 1 इसकी डायरेक्शन ढेर सारी हो सकती हैं। यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे 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 कुछ और है। यानी जो डिस्टेंस है यहाँ पर मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होती है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शंस होती हैं, 2 पॉइंट्स होती हैं। डायरेक्शन एक ही होती है लेकिन पॉइंट्स 2 होते हैं, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक फाइनल पॉइंट होता है। लेकिन जो डिस्टेंस होता है यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स होती हैं। तो डेली लाइफ में हम क्या मोस्टली यूज़ करते हैं, हम डिस्टेंस को कम यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसलिए डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। फिर नेक्स्ट है, इन लीनियर मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज इक्वल। अगर बॉडी लीनियर मूव कर रही है तो तब अगर फॉर एग्जांपल बॉडी इस तरह मूव कर रही है, अब मैंने आपको बताया था टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये हमारा पाथ है, ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ हमेशा क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट होती हैं। तो डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये हमारा पाथ, ये हमारा जो पाथ है ये डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। तो जब बॉडी से लीनियर मूव करती है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर आपसे पूछता है कि जी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कब इक्वल होंगे, तो आप बोलेंगे जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होती हैं। तो इसी तरह एवरेज स्पीड, एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आर फॉर द लॉन्गर टाइम इंटरवल। जब हम एवरेज स्पीड मालूम करते हैं तब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। जब हम बड़ी देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम मोशन करते हैं तब हम एवरेज स्पीड लेते हैं। इस तरह एवरेज डिस्प्लेसमेंट, ये सारे टर्म्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब टाइम बहुत ज़्यादा हो, और जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड या हम वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए यूज़ करते हैं। अब अगेन क्वेश्चन है कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने गाड़ी की कितनी स्पीड चला रहे हो, आप बोलते हैं मैं अभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ। तो वो स्पीड क्या होगी, वो पर्टिकुलर मोमेंट पे आप जो स्पीड बताते हैं वो एवरेज स्पीड तो नहीं होती, क्योंकि एवरेज स्पीड में होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मैं तो आपसे वो अभी बात कर रहा हूँ, आपने मुझे उसी सेकंड में बताया कि जी मेरी ये स्पीड जा रही है, मैंने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। तो यानी कि फिर हमें एक नई टर्म्स की जरूरत पड़ी जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड।
तो डेली लाइफ में भी हम जो यूज़ करते हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है। अगर आप बस बोलो जी मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, तो वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप बोलो मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ में मूव कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये भी क्या होता है, ये भी डेली लाइफ में यूज़ होती है टर्म्स, इसलिए इनको सेपरेटली नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, वह एक सेकंड, लम्हा, जिसमें आप क्या करती है, आप वो बताते हो कि मैं इस स्पीड से आप मूव कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो एक सेकंड है, आप जिस सेकंड में आप बता रही हो वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट टाइम इंटरवल है, तो यानी कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो का। मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस स्पीड से बता रही हो, जिस टाइम आपने बताना है कि मैं स्पीड से मूव कर रहा हूँ, तो वो टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, सेकंड से भी कम वो होता है, इसलिए इसको ये टाइम अप्रोचेस टू जीरो होता है इन दी लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमेशा टाइम क्या होगा, अप्रोचेस टू जीरो होगा, यानी डेल्टा टी क्या होगा, हमेशा वो जीरो होगा। लेकिन जो एवरेज स्पीड होती है उसके लिए टाइम डेल्टा टी वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर पेपर में डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो की बात करें तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की या स्पीड की बात हो रही है। अगर डेल्टा टी जीरो नहीं है तो फिर हम किसकी बात करेंगे, एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट वगैरह की हम बात करेंगे। तो द एवरेज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। जिस तरह जो डिस्टेंस होता है वो भी इक्वल होता है या ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो इसी तरह जो एवरेज स्पीड है, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेती हैं, तो अगर डिस्टेंस इक्वल या वो ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट के, तो इसी तरह जो एवरेज स्पीड होगी वो भी क्या होगी, वो भी एवरेज वेलोसिटी से हमेशा डिस्टेंस वो ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। इक्वल कब होगी, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और बाकी सारे केसेस में वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। इन द फिजिक्स द वर्ड यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट आर द सेम। तो बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो यूनिफॉर्म का मतलब वो लेते हैं, कांस्टेंट का मतलब ये लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी की स्पीड 8 है, तो वो कहते हैं जी बॉडी की वेलोसिटी 8 है, ये 8 ही रहे, चेंज ना हो तो उसको वो कहते हैं कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या लेते हैं, वो कहते हैं कि अगर पहले इंटरवल में 8 है, दूसरे वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, दूसरे इंटरवल में 16 मीटर पर सेकंड है, तीसरे इंटरवल में 24 मीटर पर सेकंड है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती बल्कि वो वेरिएबल वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, सेम हो। तो अगर बॉडी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है तो इसको हम यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं या इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर हम बोले जी बॉडी पहले टाइम इंटरवल में 8 मीटर पर सेकंड से मूव किया, दूसरे में 16 मीटर पर सेकंड से मूव किया, तीसरे में उसने 24 मीटर पर सेकंड से मूव किया। अब बच्चे इस तरह से कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि ये वो डेफिनेशन में पढ़ती हैं कि बॉडी चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वो इसमें वो मिसकंसेप्ट वो ले जाती हैं, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, नॉट चेंज इन वेलोसिटी है। अब देखिए बॉडी अगर 8 मीटर पर सेकंड है पहले इंटरवल में, दूसरे सेकंड में उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो डेफिनेशन में क्या लिखा होता है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा बल्कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होगी, पहले 8 थी अब 16 हो गई है। तो ये तो फिर वेलोसिटी चेंज को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी, या और वेरिएबल वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो यानी कि यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया कि वेलोसिटी के जो चेंज है वो इक्वल है, यूनिफॉर्म है, कि पहले में 8 है फिर 16 फिर 24 इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, नॉट चेंज इन वेलोसिटी। तो फिर इस तरह 8, 16 या 24 इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल स्पीड। तो सिर्फ जो 8 मीटर पर सेकंड है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है हर टाइम में वो इक्वल चेंज होगा, तभी 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल चेंज ना हो तो फिर जो इसका नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 16 का भी वेलोसिटी आती है जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा कवर होगा टाइम में, तो इसलिए उसका फिर नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर 24 का नंबर आता है इसका मतलब है ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है। तो हमने तो कहा है कि 7 टाइम इंटरवल में सेम टाइम वो डिस्प्लेसमेंट कवर होना चाहिए। अगर हम इसी को ले लें तो इससे फर्स्ट सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है वो तो कम हुआ है, तो नंबर हमारे पास 8 आया है। सेकंड टाइम इंटरवल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा चेंज होगा तभी हमारे पास नंबर 16 आएगा।
अदरवाइज तो नहीं आ सकता। तो यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का चेंज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहीं पे डेफिनेशन की कंट्राडिक्शन आ गई कि हमने डेफिनेशन में बोला है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेम तो नहीं होगा। यहाँ पर फर्स्ट जो 8 है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम है और 16 में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, 24 में डिस्प्लेसमेंट उससे भी ज़्यादा। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम इंटरवल में सेम नहीं है। फर्स्ट टाइम इंटरवल में 8 हो चेंज हुआ है, सेकंड टाइम इंटरवल में 16 हो गया है, थर्ड टाइम इंटरवल में 24 हो गया है। तो इसलिए ये वेरिएबल एक्स वेलोसिटी को इसको हम कह सकते हैं या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, सिर्फ सिर्फ 8 वाली जो है ये यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। इस तरह जो 16 मीटर पर सेकंड की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 16 मीटर पर सेकंड ये यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। इस तरह जो 24 होगा ये यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म का अब आपको आई थिंक आइडिया हो गया होगा कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि नंबर फिक्स्ड रहे, नंबर चेंज ना रहे। अगर 8 है तो 8 ही नंबर है, इससे ज़्यादा नंबर अगर चेंज होगा तो वो फिर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी वो नहीं रहेगी। तो फिजिक्स में यूनिफॉर्म और कांस्टेंट आपने बस ये याद रख लेना है कि फिजिक्स में जो यूनिफॉर्म और जो कांस्टेंट है ये दोनों वर्ड्स क्या होते हैं, सेम होती हैं। इंग्लिश में डिफरेंट होते हैं, लेकिन आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो इसलिए दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। और मतलब इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज इन नंबर। 8 है तो वो हमेशा 8 ही रहेगा। फिर है द ग्रेविटेशनल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। जो ग्रेविटेशनल मोशन क्या होती है, मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी जब आप हवा में मूव करते हो तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी होती है। उसकी वो एग्जांपल किसके, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की। अब यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी सेम होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 8 है। सेकंड टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 8 है, क्योंकि 8 से 16 में भी 8 है, 16 से 24 में भी 8 ही है। तो यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी वो हर टाइम इंटरवल में कितना हो रहा है, 8। यहाँ पर भी 8 हो रहा है और यहाँ पर भी 8 हो रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो जैसे आपको पता है जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8। अब मैंने आपको बताया कि नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर नंबर चेंज हो गया वो फिर वेरिएबल हो जाता है। अगर नंबर सेम है थ्रू आउट द जर्नी तो वो फिर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। अब ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे मूव करती है या ऊपर से नीचे मूव करती है, तो अगर ये नंबर 9.8 ही रहता है तब हम उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। अगर ये नंबर चेंज हो जाता है फिर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन नहीं होगा। अगर नंबर ये 11 हो जाता है, 12 हो जाता है, 13 हो जाता है, तो यानी कि जब नंबर चेंज हो जाता है तो फिर वो चीज़ क्या बन जाती है, वेरिएबल। जब नंबर थ्रू आउट द जर्नी सेम रहता है कि यानी आप घर से स्कूल गए हो तो जो आपकी वेलोसिटी का नंबर है वो सारा थ्रू आउट द पाथ 8 मीटर पर सेकंड ही है, उसको आप बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस तरह अगर थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलेरेशन 9.8 ही रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वेलोसिटी इज पॉजिटिव, जब जो बॉडी ऊपर मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी को हम क्या लेती हैं, उसको वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेती हैं। ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी वो मूव करता है। और जो डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये आपने न्यूमेरिकल्स के लिए आपने इसको वो याद रखना है कि जब एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो इन द अपवर्ड मोशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव होगा। वैसे जब आप ज़मीन पे मूव करती हो तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी में इंक्रीज आना, तब आप उसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में डिक्रीज आ जाए तब हम कहते हैं ये पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं हवा में, जब बॉडी हवा में मूव करती है तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन को यूज़ किया हुआ है फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स, कि न्यूमेरिकल को अपनी मैथमेटिक्स को आसान बनाने के लिए और रेलिवेंट बनाने के लिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन को यूज़ किया है कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वो तो नेगेटिव रहेगा, उसको हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, नेगेटिव चेंज हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। जब बॉडी ऊपर से नीचे से ऊपर मूव करती है तब उसका वेलोसिटी क्या आता है, डिक्रीज आता है। तो डिक्रीज इन वेलोसिटी में को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये वाली जो चीज़ है ये चेंज नहीं हो सकती, ये नेगेटिव रहेगी। इसलिए उन्होंने न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट और जो वेलोसिटी के साइन को उन्होंने चेंज कर दिया फॉर द अप्रोक्सीमेशन। ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन, इन रियलिटी ये नहीं होता, क्योंकि जब आप ज़मीन पर मूव करती हो तब जो
जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तब पॉजिटिव वेलोसिटी हम कहती हैं, लेकिन जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तब वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती है। लेकिन हम फिर भी उसको क्या ले रही हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी। फॉर द आसानी के लिए हम उसको न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए हम उसको क्या करती हैं, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को हम पॉजिटिव लेती हैं। लेकिन अगर बॉडी ज़मीन पे मूव कर रही है तो फिर आपने जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तब आपने पॉजिटिव वेलोसिटी लेनी है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है फिर आपने उसको नेगेटिव वेलोसिटी में लेना है। तब ये अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेंगे, ये बार बार आपको बता रहा हूँ। ये अप्रोक्सीमेशन सिर्फ तब बैक जब बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करे। अगर बॉडी ज़मीन पे मूव कर रही है तब ये अप्रोक्सीमेशन आपने यूज़ नहीं करनी। तब आपने जो कंसेप्ट है वही आपने यूज़ करना है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी है, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव होगा। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए है फॉर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो फिर एट द व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो अब जो वेलोसिटी को हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया है। तो वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है तो डिस्प्लेसमेंट को भी हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अगर हम ये चेंजेस ना करें, अगर हम वेलोसिटी को यहाँ पर पॉजिटिव बनाने दें, एक्सेलरेशन तो वैसे ही पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव ले लें, फिर जो हमारा जो आंसर आएंगे वो फिर वो उसका कोई सॉलिड रीज़न नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी जो वो हमारा नेगेटिव में आ सकता है, जो डिस्टेंस है वो हमारा नेगेटिव में आ सकता है अगर हम ये चीज़ें यूज़ करें। इसी तरह यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें, डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले लें, तो फिर हमारा जो टाइम है वो भी हमारा नेगेटिव में आ सकता है। तो टाइम नेगेटिव में कभी हो नहीं सकता। इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने ये अप्रोक्सीमेशन को यूज़ कर लिया, क्योंकि फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन आप उस वक्त वो यूज़ करती हैं ताकि हमारी जो मैथ है वो हमारे क्या हो जाए, आसान हो जाए। और जो कम्प्लेक्स मोशन होती है उसको भी हम इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे कि आप मैं बोलूँ जी मैंने -5 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन को यूज़ किया है। इन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट द मैग्नीट्यूड इज़ पॉजिटिव बट डायरेक्शन इज़ नेगेटिव। तो जब हम कहते हैं ना कि बॉडी ने -5 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट में दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक डायरेक्शन होती है और एक उसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो ये नेगेटिव साइन किसको यो वो शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन को, कि यानी कि उसके डायरेक्शन नेगेटिव है। लेकिन उसका जो नंबर है वो हमारा क्या है, वो हमारा ना वो पॉजिटिव ही है, वो नेगेटिव नहीं होता। और आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये था हमारा 5वां लेक्चर पीपीएससी का। तो इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर सीरीज़ ये कंटिन्यू आगे रहेगी। सॉरी ये 6ठा लेक्चर है, 5वां लेक्चर हो चुका है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये पीपीएससी का 6 लेक्चर है। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है, तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो फिर आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। क्योंकि आप देख लें ये सारा जो मटेरियल है ये डिफरेंट बुक्स से मैंने इकट्ठा करके इसको आसान वर्डिंग में इसको मैंने वो लेक्चर बनाया, लेक्चर के फॉर्म में बनाया है। तो इसलिए आपका हक बनता है कि आप भी मुझे मोटिवेट करें। तो आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो भी मैं नई वीडियो बनाता हूँ वो आपको फ़ौरन पहुँचे, तो जो बेल आइकन होता है सब्सक्राइब के बटन के साथ वो भी आप प्रेस कर दें। फिर जब भी मैं नया लेक्चर बनाऊँगा तो वो आपको फ़ौरन उसका पता चल जाएगा, बिना वेट किए आप वो लेक्चर फिर मेरा ले सकती हैं। तो मैंने वीडियो के शुरू में पीपीएससी के लेक्चर आई थिंक 5 बोला, तो ये लेक्चर नंबर 6 है। तो ये मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि लिख देता हूँ कि लेक्चर नंबर 6 है, 5 नहीं है। तो यानी कि हमारे पीपीएससी के 6 लेक्चर्स हो चुकी हैं और इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। अभी तक आपका जो सपोर्ट है वो माशाल्लाह अच्छी जा रही है, तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।